जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक बहुत ही स्पष्ट सटीकता होती है, मतलब बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह। हाँ, एकदम सही कहा। जैसे मान लीजिए अगर हाथ की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन एकदम साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस उसी लाइन की तरफ इशारा करके अपना इलाज शुरू कर देता है। बिल्कुल। और इस तरह के डायग्नोसिस में परिणाम पूरी तरह से बाइनरी होते हैं, मतलब या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी है। वहां भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हाँ, और ये बात हम इंसानों को एक तरह की तसल्ली भी देती है। मतलब हमें चीजें साफ साफ दिखना और उनका स्पष्ट श्रेणियों में बटा होना बहुत पसंद है। सही बात है। लेकिन देखिए, जब हम शिक्षा व्यवस्था या इंसानी दिमाग के विकास और सीखने की प्रक्रिया की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एकदम काम नहीं करती। वहां हम एक ऐसे डायग्नोस्टिक परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो बहुत ही धुंधला है। मतलब ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई छात्र क्यों नहीं सीख पा रहा है, या फिर 15 साल स्कूल में बिताने के बाद भी उसमें वास्तविक कौशल क्यों नहीं है। मैं तो इसी बात पे हमेशा सोचती रहती हूँ। और इसे ही हम डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स कह सकते हैं। मतलब एक पूरी तरह से अस्पष्ट स्थिति, जहां बीमारी के लक्षण तो सबको दिख रहे हैं, जैसे बेरोजगारी है, बच्चों में रटने की आदत है और डिप्रेशन है, लेकिन असल में दिमागी स्तर पर दिक्कत कहाँ हो रही है, ये कोई सटीक रूप से बता ही नहीं पाता। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास शिक्षा और सीखने की इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक एकदम सटीक वैज्ञानिक एक्सरे आ जाए? अरे वाह, वो तो कमाल हो जाएगा। हाँ, और आज की इस विशेष गहन चर्चा में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हमारे सामने एक बेहद दिलचस्प और सच कहूं तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही क्रांतिकारी रिसर्च पेपर है। इसका शीर्षक है तक्षशिला रेनेसा, नॉलेज, जॉब्स और फ्यूचर रेडीनेस के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसे शिवा नारायण ने लिखा है। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे हम अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली को सिर्फ जानकारी रटने वाली पुरानी व्यवस्था से निकालकर एक ऐसे न्यूरोसिस्टमैटिक ढांचे में बदल सकते हैं जो सीधे इंसान के दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा हो। और इसी को स्रोत सामग्री में नॉलेज ट्रांसफर इंजीनियरिंग कहा गया है। एकदम सही। और मैं बता दूं कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आज की ये चर्चा किसी भारी भरकम एकेडमिक लेक्चर जैसी बिल्कुल ना लगे। इसमें कई ऐसे पल आएंगे जो शिक्षा को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देंगे। तो चलिए इस एक्सरे मशीन को अपनी मौजूदा शिक्षा प्रणाली पर लगाते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये रिसर्च पेपर वर्तमान स्कूलों में क्या बीमारी पकड़ता है। देखिए, अगर हम एक नए और वैज्ञानिक समाधान की तरफ जाना चाहते हैं तो पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मौजूदा ढांचा असल में फेल कहाँ हो रहा है। इस रिसर्च पेपर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताता है कि आज की हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से टॉकिंग स्कूल्स मॉडल पर काम करती है। टॉकिंग स्कूल्स मतलब बात करने वाले स्कूल? हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसा ढांचा है जहां शिक्षक कक्षा के सामने खड़े होकर बस लगातार बोलते लेते हैं, लेक्चर देते हैं, और छात्र चुपचाप निष्क्रिय रूप से बैठकर सिर्फ सुनते हैं। जो कि हम सबने अनुभव किया है। सही कहा। और पेपर के अनुसार ये पूरी प्रक्रिया केवल संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव स्तर पर काम करती है। समस्या ये है ना कि इंसानी दिमाग इस तरह से डिजाइन ही नहीं हुआ है कि वो घंटों तक सिर्फ बैठकर जानकारी को एक स्पंज की तरह सोखता रहे। अच्छा। हाँ, जब ऐसा किया जाता है तो दिमाग पर सूचनाओं का बहुत अधिक बोझ पड़ जाता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। अगर हम इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझें तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी को तैराकी के सारे नियम सिर्फ एक किताब से पढ़ा दिए जाएं। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। है ना? मतलब उसे क्लासरूम में बिठाकर बता दिया जाए कि हाथ कितने डिग्री पर मोड़ने हैं, पानी के अंदर सांस कैसे रोकनी है और पानी का प्रतिरोध कैसे काम करता है, और फिर एक दिन उसे सीधा गहरे पानी में धक्का देकर उम्मीद की जाए कि वो बिना डूबे तैर लेगा। बिल्कुल। पर इस तैराकी वाले उदाहरण को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो जब वो व्यक्ति असल में डूबने लगता है तो हमारा मौजूदा स्कूल सिस्टम उस व्यक्ति को ही दोष देने लगता है कि भाई तुमने ध्यान से लेक्चर नहीं सुना था। अरे बाप रे। हाँ। सारा दोष बच्चे पे डाल दिया जाता है। जबकि पेपर ये साफ साफ रेखांकित करता है कि वो ज्ञान कभी दिमाग में ठीक से ट्रांसफर हुआ ही नहीं था। टॉकिंग स्कूल्स में सिर्फ जानकारी दी जाती है, ज्ञान का रूपांतरण यानी नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। सिर्फ जानकारी फेंकी जाती है। बिल्कुल।
आप सुनते हैं, जानकारी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, परीक्षा में आप उसे उगल देते हैं और फिर दिमाग उसे एक फालतू फाइल समझकर तुरंत डिलीट कर देता है। तो असल में ये एक बहुत बड़ा स्किल गैप पैदा कर रहा है। मतलब शायद यही वजह है कि आज हमारे आसपास लाखों ऐसे डिग्री धारक हैं जिनके पास कागज पर तो बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया में काम करने के लिए जो व्यावहारिक कौशल चाहिए वो बिल्कुल नदारद है। एकदम सही पकड़ा आपने। और ये पेपर इसी बात पर जोर देता है कि सिर्फ सुनना काफी नहीं है। दिमागी विज्ञान के नजरिए से देखें तो जब कोई इंसान सिर्फ सुनता है तो दिमाग को ये संकेत मिलता ही नहीं है कि इस जानकारी को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर सिर्फ सुनने से दिमाग जानकारी को लंबे समय तक याद नहीं रख सकता तो फिर सीखने का असली विज्ञान है क्या? दिमाग के अंदर ज्ञान असल में बैठता कैसे है? यहीं पर इस रिसर्च का सबसे बड़ा और अहम पहलू सामने आता है, मोटर साइंस और न्यूरोसाइंस का एकीकरण। अच्छा, मोटर साइंस। हाँ, तक्षशिला न्यूरोसाइंस और मोटर साइंस इस पूरे तक्षशिला रेनेसा ढांचे की एकदम नींव है। देखिए, न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि दिमाग सीखने के लिए डोपामिनर्जिक पाथवे और हिपोकैम्पस का इस्तेमाल करता है। हिपोकैम्पस। इसे ऐसे समझें कि हिपोकैम्पस हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो नई यादों को पक्का करता है। लेकिन ये हिपोकैम्पस तब सबसे ज्यादा सक्रिय होता है जब दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। और डोपामाइन एक तरह का केमिकल है जो प्रेरणा, इनाम और किसी काम को पूरा करने की संतुष्टि से जुड़ा है। सही कहा ना मैंने? एकदम सही। लेकिन एक सेकंड रुकते हैं। जब स्रोत सामग्री में बार बार मोटर साइंस और मोटर गतिविधि का जिक्र आता है तो इसे लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। कैसी गलतफहमी? मतलब मोटर शब्द सुनकर मेरे दिमाग में तो सबसे पहले एथलेटिक्स, खेल कूद या शारीरिक भागदौड़ आती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ज्ञान को पक्का करने के लिए बच्चे कक्षा में लगातार शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं? ये भ्रम होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ मोटर साइंस का मतलब कोई खेलकूद या जिम्नास्टिक्स नहीं है। यहाँ असल में बात हो रही है मोटर कॉग्निटिव इंटीग्रेशन की। अच्छा, मोटर कॉग्निटिव इंटीग्रेशन, ये क्या होता है? इसका मतलब है हमारी शारीरिक हरकतों, खासकर हमारे हाथों की हरकतों और हमारी दिमागी सोच का एक साथ जुड़ना। जैसे अपने हाथों से लिखना, कॉन्सेप्ट्स का नक्शा यानी मैपिंग करना या किसी काम को भौतिक रूप से पूरा करना। समझ रही हूँ। जब एक छात्र सिर्फ सुनता नहीं है बल्कि उस जानकारी को लिखकर या किसी छोटे प्रोजेक्ट के जरिए अपने हाथों से एक भौतिक आकार देता है तो दिमाग का मोटर कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है। पेपर में इसे एम्बॉडीड लर्निंग कहा गया है। तो क्या ये बस नोट्स बनाने का ही एक फैंसी नाम है? क्योंकि नोट्स तो आज भी छात्र क्लास में बनाते ही हैं, हम सब ने बनाए हैं। नहीं, ये सिर्फ सामान्य नोट्स लेना नहीं है। पेपर में थैलेमिक साइक्लोजॉइड रिहर्सल्स यानी TCR और ब्रेन पेज के निर्माण की एक बहुत ही विशिष्ट न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया समझाई गई है। TCR और ब्रेन पेज, ये थोड़ा भारी लग रहा है, इसे आसान करते हैं। बिल्कुल। देखिए, हमारे दिमाग में थैलेमस नाम का एक हिस्सा होता है जो एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है। अच्छा, जब छात्र अपने हाथों का इस्तेमाल करके किसी जानकारी को एक संरचना देते हैं, मान लीजिए वो एक चार्ट बना रहे हैं या गणित की किसी समस्या को स्टेप बाय स्टेप हल कर रहे हैं, तो आंखों से देखने और हाथों से करने का जो इनपुट है वो थैलेमस से होकर दिमाग के कॉर्टेक्स तक बार बार एक लूप में घूमता है। अच्छा, तो वो एक साइकिल बन जाती है। बिल्कुल। इस बार बार होने वाले न्यूरोलॉजिकल लूप को ही TCR कहा जाता है और इस प्रक्रिया से जो चीज दिमाग में बनती है उसे ब्रेन पेज कहते हैं। तो ये कोई कागज का पन्ना नहीं है? एकदम नहीं। ये दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच बना एक मजबूत और स्थायी कनेक्शन है जिससे बच्चा कभी भी रिकॉल कर सकता है। वाओ, यानी दिमाग को सिर्फ एक खाली बर्तन की तरह भरने की बजाय उसे एक एक्टिव कारखाने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां हाथ और दिमाग दोनों मिलकर किसी जानकारी को एक ठोस न्यूरल रूप दे रहे हैं। ये कारखाने वाली उपमा यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। इसी प्रक्रिया में छात्र ज्ञान को सिर्फ कंज्यूम नहीं करते बल्कि वे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत है। लेकिन अगर हम थ्योरी से निकलकर असल दुनिया की एक भौतिक कक्षा में आएं तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? मतलब एक 40 या 50 बच्चों की क्लासरूम में जहां सिर्फ एक शिक्षक है, वहां ये सब कैसे लागू होगा? इस एक्टिव कारखाने वाले मॉडल को चलाने के लिए तो फिर पूरे स्कूल की दीवारों को ही गिराना पड़ेगा। ये सब जमीन पर काम कैसे करता है? यहीं पर इस रिसर्च का सबसे व्यावहारिक हिस्सा सामने आता है जिसे सिस्टम लर्नोग्राफी कहा गया है। सिस्टम लर्नोग्राफी? हाँ, ये इस पूरे तंत्र का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका उद्देश्य
छात्रों को जानकारी प्राप्त करने वाले निष्क्रिय श्रोता की भूमिका से हटाकर नॉलेज ट्रांसफॉर्मर बनाना है। अच्छा। इसके लिए पेपर में तक्षशिला मॉडल का एक संरचनात्मक डिजाइन पेश किया गया है। इसमें एक बड़ी पारंपरिक कक्षा को मिनिएचर स्कूल्स यानी छोटे छोटे स्कूलों में बांट दिया जाता है। इसका फॉर्मूला है 7 × 7 + 1। 7 × 7 + 1। 7 × 7 + 1। इसे थोड़ा सरल भाषा में खोलकर समझते हैं कि ये फॉर्मूला एक असली क्लासरूम में कैसा दिखेगा। देखिए, हम कल्पना कर सकते हैं कि ये कक्षा में 49 छात्र हैं। परंपरागत मॉडल में ये 49 छात्र एक शिक्षक की तरफ मुंह करके बैठे होंगे। हाँ, एक के पीछे एक। बिल्कुल। लेकिन तक्षशिला मॉडल में इन 49 छात्रों को 7-7 छात्रों के 7 अलग-अलग समूहों में बांट दिया जाता है। ये सातों समूह एक स्वतंत्र इकाई की तरह काम करते हैं। ये हुआ 7 × 7 वाला हिस्सा। अच्छा, तो 7 छोटे-छोटे ग्रुप बन गए। और वो +1 क्या है? और जो +1 है वो मुख्य शिक्षक है, लेकिन उसकी भूमिका अब लेक्चर देने वाले की नहीं रही। वो अब एक सिस्टम मॉड्यूलेटर बन गया है। सिस्टम मॉड्यूलेटर? हाँ, इसके अलावा छात्रों के बीच ही नई भूमिकाएं गढ़ी जाती हैं। जैसे हर समूह में छोटे शिक्षक यानी स्मॉल टीचर्स होते हैं और समूहों के बीच समन्वय के लिए फेस सुपीरियर होते हैं। छात्र खुद एक दूसरे को पढ़ाते हैं, कार्यों का संचालन करते हैं और अपनी सीखने की गति की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। अगर हम इसकी तुलना आज की दुनिया के किसी मॉडल से करें तो मैं कहूंगी कि ये किसी पुरानी सरकारी कंपनी के बॉस और कर्मचारी वाले ढांचे को हटाकर एक आधुनिक और विकेंद्रीकृत स्टार्टअप खड़ा करने जैसा है। बहुत खूब, बिल्कुल वैसा ही है ना? जहां कोई एक तानाशाह बॉस नहीं है जो सबको सिर्फ निर्देश दे रहा हो। इसके बजाय हर सदस्य के पास अपनी एक लीडरशिप है, जिम्मेदारी है और पीयर लर्निंग यानी साथियों से सीखना एक नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। इस विकेंद्रीकृत स्टार्टअप वाले नजरिए से देखने पर यह ढांचा एकदम साफ हो जाता है। जब ज्ञान का स्रोत केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता तो सूचनाओं के प्रवाह की गति कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल। जब एक छात्र छोटा शिक्षक बनकर किसी दूसरे छात्र को कोई कॉन्सेप्ट समझाता है तो न्यूरोसाइंस के अनुसार समझाने वाले छात्र का अपना ब्रेन पेज और भी ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि किसी चीज को सिखाने के लिए दिमाग को उस जानकारी को पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित करना पड़ता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक बहुत ही स्पष्ट खामी नजर आ रही है। बताइए। अगर 10 या 12 साल के बच्चे छोटे शिक्षक बनकर एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं तो क्या गलत जानकारी या गलत कॉन्सेप्ट फैलने का बहुत बड़ा खतरा नहीं है? पारंपरिक कक्षा में कम से कम एक वयस्क शिक्षक ये तो सुनिश्चित करता है कि ब्लैकबोर्ड पर जो तथ्य लिखे जा रहे हैं वे पूरी तरह से सही हों। तो तक्षशिला मॉडल इस क्वालिटी कंट्रोल को कैसे संभालता है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और रिसर्च पेपर इस सिस्टम में मौजूद चेक और बैलेंस के बारे में भी विस्तार से बात करता है। जो +1 यानी सिस्टम मॉड्यूलेटर है उसका काम ही यही है। अच्छा, वो मॉनिटर करता है। हाँ, वो कक्षा में लगातार घूमता रहता है, समूहों की निगरानी करता है और जहां भी ज्ञान के ट्रांसफर में कोई अड़चन या गलतफहमी आती है वहां तुरंत हस्तक्षेप करता है। इसके अलावा छोटे शिक्षक हवा में नहीं पढ़ा रहे होते हैं, उनके पास सिलेबस और टास्क की स्पष्ट रूपरेखा होती है। तो एक गाइडलाइन होती है उनके पास। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। जब एक समूह गलती करता है और उसे सुधारा जाता है तो वो सुधार एक बहुत गहरी मोटर मेमोरी बन जाता है। ये तो सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन एक और चुनौती जो मेरे दिमाग में आती है, मतलब अगर पढ़ाने और सीखने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है, कक्षा एक स्टार्टअप की तरह काम कर रही है जहां बच्चे खुद नॉलेज ट्रांसफॉर्मर बन गए हैं जी, तो फिर हमारी पुरानी परीक्षा प्रणाली इस नए मॉडल में कैसे फिट बैठेगी? क्योंकि इस नई सक्रिय और विकेंद्रीकृत प्रणाली को हम 3 घंटे के उस पुराने लिखित पेपर से तो नहीं माप सकते। एकदम सही सवाल है। पुरानी परीक्षा प्रणाली इस मॉडल में बिल्कुल काम नहीं करेगी। इसीलिए तक्षशिला रेनेसा में एक नई मापन प्रणाली का प्रस्ताव है जिसे तक्षशिला टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तक्षशिला टैक्सोनॉमी? हाँ, पुरानी रटने वाली परीक्षा सिर्फ ये मापती है कि आपको कितना याद रहा, लेकिन ये नई टैक्सोनॉमी ज्ञान को स्तर 0 से लेकर स्तर 5 तक मापती है। ये बुनियादी साक्षरता से शुरू होकर इस बात तक जाती है कि क्या छात्र रिसर्च के स्तर पर कोई नया ज्ञान रच सकता है। वाओ! इसमें ज्ञान हस्तांतरण के 7 आयामों का जिक्र किया गया है। ज्ञान के 7 आयाम? क्या हम इनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण आयामों को समझ सकते हैं? बिल्कुल। इनमें कुछ बहुत ही दिलचस्प और गहरे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे एक आयाम है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस,
ये जानवरों वाला हिप्पो है क्या? अरे नहीं नहीं, ये इस बात का मापन है कि छात्र का हिप्पोकैम्पस नई जानकारियों को दिशा देने और उन्हें जोड़ने में कितना सक्षम है। अच्छा, हिप्पोकैम्पस से हिप्पोकैम्पस, समझ गई। हाँ, एक और बहुत ही रोचक आयाम है जिसे डार्क नॉलेज कहा गया है। डार्क नॉलेज? हाँ, अब डार्क नॉलेज का मतलब ब्रह्मांड के डार्क मैटर से नहीं है, बल्कि ये वो अदृश्य और अंतर्निहित ज्ञान है जो एक छात्र काम करते हुए अपने भीतर विकसित कर लेता है। डार्क नॉलेज, इसे अगर थोड़ा और आसान किया जाए तो क्या ये उस मसल मेमोरी या अनुभव की तरह है जो एक मैकेनिक के पास होता है? बिल्कुल। मतलब वो शायद किसी इंजन की समस्या को सिर्फ उसकी आवाज सुनकर ही पकड़ ले, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि उसने यह कैसे किया, तो शायद वो इसे शब्दों में किसी लिखित परीक्षा में बयान न कर पाए। ये डार्क नॉलेज का एक बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। समस्या समाधान का वो अंतर्ज्ञान जो सिर्फ हाथों से काम करने और अनुभव से आता है, उसे ही डार्क नॉलेज कहते हैं। और एक साधारण सवाल जवाब वाली परीक्षा इसे कभी नहीं माप सकती। सही बात है। तो इसे मापते कैसे हैं? इसके लिए तक्षशिला मॉडल में तक्षशिला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें KTMS यानी नॉलेज ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है। अच्छा। ये कोई परीक्षा नहीं है, बल्कि एक रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम है जो ये मापता है कि छात्र ने किसी कार्य को पूरा करने में कितने ब्रेन पेज आवर्स यानी BPH बिताए हैं। अरे हाँ, ये ब्रेन पेज आवर्स वाला विचार मुझे स्रोत सामग्री का एक बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा लगा। मैं सोच रही थी कि ये बिल्कुल किसी कमर्शियल हवाई जहाज के पायलट के फ्लाइट आवर्स की तरह काम करता है। एकदम सटीक तुलना है ना? मतलब कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे पायलट के साथ उड़ान नहीं भरना चाहेगा जिसने उड़ने की थ्योरी का सिर्फ एक 3 घंटे का लिखित इम्तिहान पास किया हो। हर कोई ये जानना चाहेगा कि उस पायलट ने असल में कितने घंटे आसमान में विमान उड़ाने का व्यावहारिक अनुभव लिया है। बिल्कुल। तक्षशिला मॉडल में भी असली काबिलियत इन ब्रेन पेज आवर्स के अनुभव से मापी जा रही है, किसी एक दिन के रट्टे वाले टेस्ट से नहीं। इस फ्लाइट आवर्स की उपमा से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। देखिए, जब हम शिक्षा को नॉलेज ट्रांसफर इंजीनियरिंग का नाम देते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि इनपुट और प्रोसेस के बाद जो आउटपुट निकल रहा है वो मापने योग्य और व्यावहारिक होना चाहिए। और यही बात हमें इस रिसर्च पेपर के सबसे अंतिम और शायद सबसे दूरगामी हिस्से की तरफ ले जाती है, ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर और भविष्य की तैयारी। तो इन सभी ब्रेन पेज आवर्स, छोटे शिक्षकों और इस पूरी नई तकनीक का अंतिम लक्ष्य है क्या? ये सब समाज को और आगे चल के हमारे काम करने के तरीकों को कैसे बदलने वाला है? अगर हम इसे एक बहुत बड़ी तस्वीर में देखें तो ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर इस पूरी प्रणाली का आउटपुट लेयर है। आज की पारंपरिक शिक्षा का आउटपुट क्या होता है? बस एक ग्रेड शीट और एक डिग्री। बिल्कुल। लेकिन तक्षशिला रेनेसा में आउटपुट के 3 स्पष्ट रूप तय किए गए हैं। पहला है ज्ञान का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, दूसरा है उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, और तीसरा, या जिसे आम भाषा में खुशी कहा जा सकता है, शिक्षा के आउटपुट में खुशी का होना। वाह, ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब आम तौर पर तो हमारी व्यवस्था में तनाव, रातों की नींद हराम करना और परीक्षा के डर को ही सफलता की निशानी माना जाता है। खुशी और स्कूल को तो कभी एक साथ जोड़कर देखा ही नहीं गया। सही कहा। और ये खुशी कोई हवाई या केवल दार्शनिक बात नहीं है। इसका आधार पूरी तरह से जैविक है। जैविक कैसे? देखिए, जब पारंपरिक स्कूल में छात्र तनाव में होते हैं तो उनका शरीर कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है, जो असल में हिप्पोकैम्पस को ब्लॉक कर देता है। अच्छा, तो वो कुछ सीख ही नहीं पाते? बिल्कुल। तनाव में इंसान का दिमाग सीख ही नहीं सकता। दूसरी तरफ ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर में जब छात्र खुद अपने हाथों से कोई टास्क पूरा करते हैं, कोई समस्या सुलझाते हैं, तो उनका दिमाग भारी मात्रा में डोपामाइन रिलीज करता है। वही इनाम वाला हार्मोन। हाँ, ये डोपामाइन उन्हें जो न्यूरोकेमिकल संतुष्टि देता है, वही वास्तविक खुशी है। जब ऐसे छात्र तैयार होकर निकलेंगे तो वे कॉर्पोरेट दुनिया के लिए पूरी तरह से फ्यूचर रेडी होंगे। वे बस आदेशों का पालन करने वाले मशीन नहीं, बल्कि आत्म प्रेरित इनोवेटर्स होंगे। लेकिन देखिए, एक व्यावहारिक नजरिए से देखें तो ये पूरा ढांचा इतना अलग और नया है कि मुझे यकीन है कि रातों रात ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस सिस्टम को मौजूदा स्कूलों पर लागू करने में तो बहुत बड़े स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ेगा ना? बिल्कुल। रिसर्च पेपर इस बात को लेकर किसी भ्रम में नहीं है। ये उन चुनौतियों पर पूरी तरह निष्पक्षता से बात करता है। सबसे बड़ी बाधा तो संस्थागत प्रतिरोध होगी।
जो इंस्टीट्यूशंस का रेजिस्टेंस होता है। हाँ, हमारी आज की व्यवस्था एक जड़ता में है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती हमारे आज के शिक्षकों की रीट्रेनिंग होगी। उन्हें लेक्चरर की एक बहुत ही आरामदायक भूमिका छोड़कर एक टास्क मॉडरेटर बनना होगा, जहां उन्हें लगातार सक्रिय रहना है। और स्कूलों का ढांचा भी तो बदलना होगा। एकदम। स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बदलना होगा ताकि वो पारंपरिक बेंच डेस्क से निकलकर ब्रेन पेज क्लासरूम बन सकें। लेकिन इन सभी भारी चुनौतियों के बावजूद शिवा नारायण का ये पेपर ये स्पष्ट करता है कि अब हमारे पास कोई और विकल्प बचा ही नहीं है। पुरानी व्यवस्था अब और काम नहीं कर सकती। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को एक धागे में पिरोएं, तो सबसे बड़ा निष्कर्ष ये निकलता है कि शिक्षा का भविष्य अब सिर्फ जानकारी परोसने में नहीं बचा है। आज इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास हमसे कहीं ज्यादा जानकारी है। सही बात है। असली भविष्य ज्ञान रूपांतरण यानी नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन में है। तक्षशिला रनेसा उस पुरानी निष्क्रिय शिक्षा व्यवस्था को खत्म करके एक उच्च दक्षता वाले इकोसिस्टम की वकालत करता है, जो इंसान के न्यूरोलॉजिकल ढांचे के साथ मिलकर काम करे। बिल्कुल। ये शिक्षा को सिर्फ एक सामाजिक परंपरा की तरह नहीं, बल्कि एक न्यूरो इंजीनियरिंग समस्या के रूप में देखता है, जहां इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों को वैज्ञानिक तरीके से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इंसान की असली रचनात्मक क्षमता बाहर आ सके। ये भविष्य की एक बेहद ही रोमांचक तस्वीर है। हमने शुरुआत में बात की थी कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास कोई स्पष्ट एक्सरे मशीन नहीं है, सब कुछ धुंधला है। लेकिन तक्षशिला रेनेसा के इस मॉडल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि आखिरकार हमें वो एक्सरे मिल गया है। हाँ, बिल्कुल मिल गया है। और ये सिर्फ उस जगह को नहीं दिखा रहा है जहां हड्डियां टूटी हुई हैं, बल्कि ये दिखा रहा है कि एक स्वस्थ, खुशहाल और उत्पादक इंसानी दिमाग खुद अपना भविष्य कैसे गढ़ सकता है। और इसके साथ ही मैं एक विचार के साथ आज की इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। जरा सोचने वाली बात है। अगर भविष्य में हमारी कक्षाएं सिस्टम लर्नोग्राफी और ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर के जरिए सफलतापूर्वक इस न्यूरोकेमिकल संतुष्टि यानी खुशी और इनोवेशन को पैदा करने वाली मशीन बन जाती हैं, तो कल जब ये छात्र इस नए न्यूरल ढांचे के साथ कॉर्पोरेट दुनिया में कदम रखेंगे, तो क्या नौकरी और काम की हमारी पूरी परिभाषा ही नहीं बदल जाएगी? बिल्कुल होता है। लेकिन शायद इस नई पीढ़ी के लिए काम कोई बोझ न रहे, बल्कि यह उनके स्कूल से शुरू हुई सीखने और खुशी की उसी प्रक्रिया का एक आनंददायक विस्तार बन जाए। ये एक ऐसा विचार है जो केवल स्कूलों को नहीं, बल्कि हमारे पूरे समाज को बदल सकता है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ गहराई में उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही किसी और दिलचस्प विषय के साथ फिर लौटेंगे।